जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आरपी ज्ञान सेंटर में। साथियों, झारखंड के आंदोलन में आज हम लोग झारखंड के आदिवासी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस आदिवासी को 32 जनजाति में इसको बांटा गया है। झारखंड में मूलतः जो झारखंड राज्य या सरकारें द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो जनजाति है वो झारखंड में 32 जनजातियां पाई जाती है। तो इन्हीं 32 जनजातियों को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से एक 32 में से एक जनजाति को आज हम लोग पढ़ेंगे, संथाल जनजाति को। किसको? संथाल जनजाति के पूरे विस्तार से आज हम लोग संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। जनजाति को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ झारखंड की जो आदिवासी है इसके बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे बात करें झारखंड की जो आदिवासी है, ये झारखंड की आदिवासी इसकी पहचान ही आदिवासी राज्य के रूप में होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि झारखंड की पहचान एक आदिवासी बहुलक राज्य के ही श्रेणी में आता है। इस राज्य में जो राज्य द्वारा जो मान्यता प्राप्त जनजाति है वो 32 जनजातियां हैं। कितने हैं? 32 जनजातियां जो झारखंड में निवास करती है। उसमें से 8 ऐसे जनजाति हैं जो आदिम जनजाति का दर्जा रखती है। टोटल जनजाति कितनी है? 32। इसमें से 8 ऐसी जनजाति हैं जो आदिम जनजाति के दर्जा रखती है। ये जनजातियां प्राचीन काल से ही झारखंड में निवास कर रही है। मतलब झारखंड में ये कब से रह रहे हैं? तो ये प्राचीन काल से ही रह रहे हैं। झारखंड में जो निवास करने वाले सबसे प्राचीन झारखंड में निवास करने वाले अगर सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें तो यह जनजाति असुर है। सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? असुर है। उसके बाद बिरजिया, बिरहोर जैसी जनजाति झारखंड राज्य में अपना स्थान बनाई है। बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया ये जनजाति जो है वो सामान्यतः कैमूर के जो पहाड़ी है उससे निकलकर छोटा नागपुर या झारखंड में प्रवेश किए हैं। छोटा नागपुर का अर्थ यहाँ किससे है? झारखंड से है। किससे है? झारखंड से। झारखंड को ही छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। आप जब ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप छोटा नागपुर के बारे में और डिटेल से जानेंगे कि आखिर झारखंड को छोटा नागपुर का पठार क्यों कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व कितना 600 ईसा पूर्व में मुंडा एवं हो जनजाति, ये कौन कौन है? मुंडा एवं हो जनजाति, ये 2 ऐसी जनजाति है जो झारखंड में प्रवेश किए हैं। कब? 600 ईसा पूर्व में। उस समय से राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। माने जो राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कब प्रारंभ हुआ? तो झारखंड निर्माण जब मुंडा और हो जनजाति झारखंड में प्रवेश किए। उराव जनजाति की बात करें तो उराव जनजाति छोटा नागपुर में प्रवेश बख्तियार खिलजी के समय में, बख्तियार खिलजी जो एक मुस्लिम शासक है उसके समय में 13वीं सदी, मतलब कब? 13वीं सदी जो 1206 ईस्वी में है, उस समय उराव जनजाति झारखंड में प्रवेश की। इसके अलावा जो संथाल जनजाति संथाल जनजाति, उस समय से संथाल जनजाति का भी मजबूती सकेंद्रीय बना। उस समय से, जिस समय से संथाल उराव जनजाति झारखंड में प्रवेश किए बख्तियार खिलजी के समय में, उस समय से झारखंड में संथाल जनजाति का भी मजबूतीकरण काफी ज्यादा हो गया। और उसी समय से झारखंड को आदिवासी राज्य के रूप में मान्यता मिला। उसी समय से झारखंड को
आदिवासी राज्य के रूप में मान्यता मिला। वर्तमान समय में झारखंड में जो जो जनजातियों का जितने जनजाति है, 32 जनजाति है, जिसकी आबादी है वो 26.20% है। कितना है? 26.20% है झारखंड में इसकी आबादी। झारखंडी समाज का जो सर्वाधिक पिछड़ा और कमजोर वर्ग है, ये इन्हीं जनजातियों में से है। इन्हीं जनजाति झारखंड में सबसे पिछड़ा और कमजोर वर्ग में आते हैं। इससे इससे इसका नुकसान क्या हो रहा है कि इसमें ईसाई धर्म, क्या चीज? ईसाई धर्मांतर की प्रवृत्ति तीव्र हो रही है, क्योंकि ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। इनके जो सुख सुविधा, जो सरकार द्वारा सुविधाएं मिलना चाहिए, उस सुविधा जल्दी से मिल नहीं पाती है और ये काफी बिछड़े हुए हैं। मुख्य धारा में इन लोग को लाने के लिए कई विशेष जो परियोजना है, इसके तहत इन लोग को मुख्य धारा में लाया जा सकता है। मुख्य धारा से वंचित होने के कारण ही ईसाई धर्म में ये धर्मांतरण प्रवृत्ति हो रहे हैं, माने धर्मांतरण बहुत ही तेजी से। कहने का अर्थ है कि इन लोगों को ईसाई धर्म में अच्छा सुविधाएं दी जा रही है, लालच दी जा रही है, जिसके कारण यह ईसाई धर्म को काफी तेजी से अपना रहे हैं। जिसका कारण शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी सुविधाएं, ये भी इनकी अच्छी नहीं है। और इन सभी को ठीक करने के लिए सरकारें को, जितने जो भी सरकार आती है, उसको यह जरूरी है कि वो एक अच्छी योजना बनाए और इनको जो मुख्य धारा से जो बिछड़ गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का सरकार की काम है। आगे अगर हम बात करें झारखंड की प्रमुख जनजाति, तो झारखंड की प्रमुख जनजाति में सबसे पहले आज हम लोग संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संथाल जनजाति के विस्तार आज हम लोग जानेंगे कि संथाल जनजाति का कैसे विकास हुआ। संथाल जनजाति का तो विकास हम लोग देख लिए, इसका धार्मिक, राजनीतिक और कई दृष्टिकोण है जो इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो संथाल जनजाति के बारे में कहा जाए तो झारखंड में ये सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। क्या चीज? यह झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और भारत में तीसरे सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में यह है कि यह झारखंड की सबसे सर्वाधिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो यह सर्वाधिक जनसंख्या वाली है और भारत में इसकी जनसंख्या देखे जाए तो यह तीसरे स्थान पे है। यदि अगर भारत में बात करें कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली, माने जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन है? तो जो प्रथम स्थान पे है वो गोंड है और दूसरा स्थान पे भील। प्रथम स्थान पे कौन है? गोंड। और दूसरा स्थान पे भील है और तीसरा स्थान पे कौन है? तो ये संथाल है। प्रथम भारत में, ये किस में बात हो रही है? भारत में। प्रथम में है गोंड, द्वितीय नंबर में है भील और तीसरा नंबर में है संथाल। ये तीन जनजातियां हैं जो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से अपना स्थान बनाए रखी है। ठीक है, राज्य की कुल जनजाति आबादी में यदि करें, जो झारखंड में कुल जनजाति आबादी है उसकी अगर बात करें तो उसमें जो संथाल जनजाति का जो आबादी है उसका हिस्सा सिर्फ, माने अकेले बात करें अकेले तो 31 पॉइंट माने 31.86% है। कितना है? 31.6% है। संथाल जनजातियों का निवास स्थान रहा। यदि अगर हम झारखंड की बात करें कि झारखंड में सबसे ज्यादा संथाल जनजाति कहाँ रखते हैं, तो संथाल परगना में रहते हैं। क्या चीज? संथाल परगना में रहते हैं, जिसको हम लोग संथाल परगना कहते हैं। संथालों का जो मूल निवास स्थान रहा है, जहां संथालों का जो मूल निवास स्थान रहा वो पश्चिम बंगाल रहा है, जहां इसे लाओता, क्या चीज? लाओता, जहां इसे लाओता
कहा जाता था, कहा जाता है या कहा जाता था। इन जो संथाल जनजाति है, इसकी अगर प्रजाति पूछे तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है। क्या चीज है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है। इसकी कौन सी प्रजाति है ये? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति की है, जिसमें बी रक्त, क्या चीज? बी रक्त, बी रक्त की समूह, जो बी रक्त की जो समूह है, ये काफी ज्यादा इसमें पाई जाती है, बी रक्त की समूह। झारखंड में अगर संथालों का विस्तार कहें, झारखंड में संथालों का विस्तार, माने विस्तार कहने का मतलब कि और किन किन जिलों में। झारखंड में आप जानते हैं कि झारखंड में टोटल कितना 24 जिला है। 24 जिला में से एक तो संथाल परगना, वो जो एक वो तो प्रमंडल है, संथाल परगना एक प्रमंडल है। लेकिन और इसके अलावे और कौन कौन जिलों में संथाल जनजाति के लोग रहते हैं? तो हजारीबाग, बोकारो, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, लातेहार, पलामू और रांची, ये जिले हैं जो संथाल परगना, जो मतलब संथाल जनजाति यहां निवास करते हैं। यदि अगर संथालों का हम लोग राजनीतिक जीवन के बारे में देखें तो संथालों की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे मांझी कहा जाता है। जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको मांझी कहा जाता है या परगनेत व्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? मांझी व्यवस्था या परगनेत व्यवस्था। और जो ग्राम पंचायत की जो मुखिया होता है ग्राम पंचायत का, उसको मांझी कहते हैं। जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसे मांझी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि 15 से 20 गांव, कम से कम 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना का निर्माण किया जाता है। और जो उसका प्रधान होता है वो परगनेत कहलाता है। 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना का निर्माण किया जाता है इसमें, इस जनजाति में। और उसका जो मुखिया, उसका जो प्रधान होता है वो परगनेत कहलाता है। बात करें परगनेत का जो काम होता क्या है, तो इसका परगनेत का जो जनरली काम होता है समान रूप से, यह गांवों के बीच, यदि अगर दो गांवों के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो विवादों को निपटारा करता है, उसको मतलब एक तरह से समझाने और उसको फिर से उसी व्यवस्था में रखने का प्रयास करता है। तो निपटारा, उसके जो दो गांवों के बीच जो थी विवाद हो जाता है, उन विवादों को खत्म करता है। उसका कौन खत्म करता है? तो ये परगनेत। परगनेत का जो प्रमुख होता है, मतलब उसका सहयोगी को दिसुम कहा जाता है। क्या चीज? दिसुम कहते हैं। जो परगनेत का जो प्रमुख होता है, उसका सहयोगी होता है, उसको दिसुम कहते हैं। ठीक है। यदि अगर हम लोग सामाजिक जीवन की बात करें तो यह जनजाति जो है ये इसका 12 गोत्र में विभाजित है। इसके कितने गोत्रों में विभाजित है? तो ये 12 गोत्रों में विभाजित है, जिसमें सोरेन, हासदा, मुरमुन, हेमरेन, ये कुछ प्रमुख आदि हैं। संथाल जो समाज है, संथाल की जो समाज है, उसमें 4 हड़ है। 4 हड़ का मतलब 4 वर्ग है। इसके 4 वर्गों में विभाजित है। जो संथाल का जो समाज है, इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला जो है, जो राजा वर्ग के लोग हैं, उसे बिस्कू हड़ कहते हैं। क्या चीज कहते हैं उसको? बिस्कू हड़। और जो पुजारी वर्ग के लोग हैं उसको मुर्मू हड़ कहते हैं। सिपाही वर्ग के लोग हैं उसको सोरेन हड़ कहते हैं। और जो किसान वर्ग के, क्या चीज, चौथा क्या है, किसान वर्ग के जो लोग हैं उसको मरूड़ी हड़ कहते हैं। क्या चीज? मरूड़ी हड़ कहा जाता है। तो संथाल समाज के 4 वर्गों में विभाजित किया है। कौन? राजा, पुजारी, सिपाही और किसान। ये राजा को क्या कहा जाता है? राजा वर्ग के लोगों को बिस्कू हड़, पुजारी को मुर्मू हड़, सिपाही को सोरेन हड़ और किसान को मरूड़ी हड़ कहा जाता है। ठीक है। संथाल जनजाति में जो विवाह का जो प्रचलन है वो
एक संस्कार के रूप में माना जाता है, जिसके तहत ये विवाह होती है। जैसे अंतर विवाह माने अंतर अंतर विवाह का कहने का मतलब है कि जो इसके वर्ग है, इसके जनजाति जो इसके जो वर्ग में बटे हुए हैं, वो वर्ग में विवाह हो सकता है। समगोत्र विवाह मतलब जो जिस गोत्र के हैं उस गोत्र में उसका विवाह वर्जित माना जाता है संथाल जनजाति में। बाल विवाह नहीं होता है। विधवा विवाह प्रचलित है। यदि अगर कोई महिला या कोई महिला है और उनके किसी कारण उसका पति का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वह फिर से विवाह कर सकती है। माने विधवा विवाह प्रचलित है। तलाक प्रथा भी मौजूद है। माने तलाक प्रथा यदि अगर कोई अपने इच्छा से दोनों की मंजूरी से अगर एक दूसरे को अगर माने कोई पति पत्नी अगर एक दूसरे को छोड़ना चाहे तो तलाक के माध्यम से वो छोड़ सकते हैं। विवाह के 7 प्रकार हैं। इसके हम लोग 7 प्रकार देखते हैं। पहला है करिंग बापला। क्या चीज? करिंग बापला। ये सर्वाधिक प्रचलित है। ये सर्वाधिक प्रचलित इसलिए क्योंकि ये माता पिता के अगुवाई में होता है। मतलब माता पिता के संचालन, माता पिता के देख रेख में होता है, इसलिए ये काफी ज्यादा प्रचलित है। दूसरा है सदाई बापला, जिसको क्रय विवाह कहते हैं। मतलब मूल्य देकर, दहेज देकर, पैसा देकर जो विवाह किया जाता है उसे सदाई बापला कहा जाता है। ठीक है। तीसरा अगर बात करें गोलाइटी बापला, तो गोलाइटी बापला का मतलब होता है, इसको विनिमय विनिमय विवाह भी कहा जाता है। इसका क्या अर्थ है? तो गोलाइटी का मतलब है कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक घर का कोई भाई बहन है और दूसरे घर का मतलब दूसरे गोत्र में कोई भाई बहन है, तो ये इसके बहन से और एक दूसरे को मतलब कि विवाह माने ये उसके बहन से और ये इसके बहन से विवाह कर लिया। मतलब गलाइटी, इसकी बहन इसके यहाँ आ गई और इसकी बहन इसके यहाँ चल गई, तो ये गोलाइटी। हम लोग इसको ठेठ भाषा में गोल्टी या गोल्टी विवाह कहते हैं। ठीक है। सांगा बापला की बात करें तो ये विधवा विवाह भी इसको कहा जाता है। जमाई बापला, जमाई बापला क्या है? जिसको सेवा विवाह भी कहते हैं। कोई मतलब कोई वर या कोई लड़का शादी से पहले या शादी के बाद एक तरह के समझ लो कि घर जमाई बन के रहना, वो जमाई बापला कहलाता है। निर्बोलक बापला, जिसको हट बापला भी कहता है, ये जबरदस्ती का विवाह होता है। अगर किसी को कोई लड़का को अगर कोई लड़की अगर पसंद आ जाता है तो उसे जबरदस्ती वह विवाह कर लेता है, जिसको हट विवाह कहते हैं। इतुत बापला को प्रेम विवाह भी कहते हैं। प्रेम विवाह जब एक कोई लड़का लड़की आपस में अगर अपने अपने राजी खुशी से अगर अगर कोई विवाह कर लेते हैं माता पिता के बिना बताए हुए, माता पिता के बिना आदेश से, तो उसे प्रेम विवाह कहा जाता है। तो ये कुछ विवाह थे जनजातियों थी संथाल जनजाति की। संथाल जन जो संथालों में जो दहेज दिया जाता है, क्या चीज? दहेज प्रथा। तो संथाल में दहेज प्रथा है, परंतु इसमें एक कंडीशन यह है कि वर पक्ष के लोग माने दुल्हे, जो दुल्हा राजा होता है ना, ये वर पक्ष के जो लोग हैं वो कन्या पक्ष को दिया जाता है। मतलब इसमें कन्या पक्ष को जो कन्या पक्ष के लोग हैं वो वर पक्ष को दहेज नहीं दिया जाता है, इसमें उल्टा चलता है। वर पक्ष के जो लोग होते हैं वो कन्या पक्ष को दहेज दिया जाता है, और उस जो दहेज दिया जाता है उस दहेज को पौन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? पौन। क्या कहे उसको? क्या कहा जाता है? पौन। संथाल समाज में जो सबसे कठोर दंड है ये बिटलाहा कहलाता है। संथाल समाज में सबसे कठोर दंड को बिटलाहा कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि उससे सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। सामाजिक मतलब उसको समाज से निकाल दिया जाता है। एक तरह का हम लोग गांव देहात में उसको बोलते हैं अजायत कर देना, समाज से उसको निकाल देना। ये जनरली जब कोई बहुत ही भारी दंडनीय अपराध करता है, जैसे किसी को मतलब एक तरह का बहुत ही बड़ा अगर अपराध है, तब यह दंड इसमें दिया जाता है। ठीक है। संथालों को जो युवा गिरह होता है, जहां बच्चों को युवा गिरह में रखा जाता है, उसे घोटुल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? घोटुल। और इस जो घोटुल है इसका जो संचालक होता है उसको जोंग मांझी कहते हैं। जो घोटुल का जो संचालक होता है उसको जोग मांझी कहते हैं।
जोग, मांझी। ठीक है, अब हम लोग संथाल जनजाति के आर्थिक जीवन के बारे में जानते हैं। इसके आर्थिक जीवन कैसे है। तो संथाल जनजाति है वो मूलतः कृषक है, माने ये कृषि पर निर्भर रहते हैं। संथाल जनजाति क्या है, ये कृषि पर निर्भर अपना ये जो भोजन जितने भी खाने चीजें खाने पीने की जो चीजें व्यवस्था करती है, ये कृषि पर निर्भर रहते हैं। साथ ही साथ ये बुनाई, क्या चीज, बुनाई मतलब जो होता है ना किसी चीज में बुनाई होता है, कढ़ाई जिसको बोलते हैं, इसमें काफी ज्यादा माने कि टैलेंट होते हैं, काफी ज्यादा ही एक तरह से दक्षता हासिल किए हुए हैं। अव्वल माने कि बहुत ही टैलेंट होते हैं इसमें, बुनाई में। तो यह भी एगो उन लोगों का कार्य है जो बुनाई का काम करते हैं। लेकिन अगर सामान्य रूप से कहा जाए कि निर्भर किस पे रहते हैं, तो ये कृषि पे ही निर्भर रहते हैं। इन लोगों का मुख्य पेय पदार्थ होता है वो संथालों या जनजातियों का, झारखंड में काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसको हड़िया, क्या बोलते हैं उसको, हड़िया। यह चावल से, जनरली इसको चावल को सड़ाकर बनाया जाता है हड़िया को। तो इसका जो संथालों का जो मुख्य पेय पदार्थ है ये है हड़िया। क्या है, हड़िया। अब हम लोग संथालों की कुछ सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानते हैं। ठीक है, संथालों का जो सबसे प्रमुख त्योहार है उसे सरहुल कहा जाता है। जो सबसे प्रमुख त्योहार है उसे सरहुल कहा जाता है। साथ ही साथ इसके और त्योहार है, जैसे कर्मा है, सोहराय है, एरोक है, हरियाण है, बाहा है, बदना है। ये इसके कुछ प्रमुख त्योहार हैं। सोहराय, दो ऐसे पर्व हैं, मतलब त्योहार हैं, जैसे सोहराय, क्या चीज, सोहराय, और एक है एरोक। ये दो ऐसे त्योहार हैं जो फसल काटने और फसल बुआई से संबंध रखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये जो सोहराय त्योहार है, सोहराय पर्व है, ये फसल के कटाई के अवसर पे किया जाता है। उसके फसल के कटाई के खुशी में किया जाता है ये, ठीक है, उसके उत्साह में किया जाता है। और जो एरोक त्योहार है, ये बीज, जिस समय बीज बुआई होता है उसके अवसर पर मनाया जाता है। तो ये दो त्योहार हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संथालों का जो संथालों के जब संथाल जनजाति फसल को काटते हैं, तो काटने के दौरान कौन सा त्योहार उत्साह के रूप में मनाते हैं, तो ये सोहराय, और बुआई के समय तो ये एरोक। तो ये दो त्योहार आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यदि अगर हम संथालों का सबसे मशहूर चित्र की बात करें, तो ये जदोपटिया, जदोपटिया एक इन लोग का चित्रकला है जो काफी ज्यादा इन लोग काफी ज्यादा रुचि से बनाते हैं। ठीक है, जदोपटिया ये चित्रकला इन लोगों का। संथालों का जो भाषा है वो संथाली कहलाता है। संथाल का जो भाषा क्या है, संथाली है। जो ओल चिकी, जो ओल चिकी लिपि में लिखा रहता है, किस लिपि में, तो ओल चिकी लिपि में लिखा रहता है, जिसका आविष्कार, इसका आविष्कार 1941 माने 1941 में रघुनाथ मुर्मू ने किया था। इस जो लिपि है ओल चिकी का जो लिपि है, आविष्कार किसने किया है, रघुनाथ मुर्मू 1941 ईस्वी में। 92 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 52वां मतलब कि 92 का जो 92 जो होता है 92 संविधान संशोधन, उसके तहत 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाता है, और यह संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाता है। और यह झारखंड के एकमात्र ऐसी जनजाति भाषा है जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, संविधान के 8वीं अनुसूची में। मतलब संथाली जो भाषा है यह झारखंड जनजाति का एकमात्र ऐसा भाषा है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में रखी गई है। ठीक है,
यदि अगर हम इसके धार्मिक जीवन की बात करें तो दोस्तों ये झारखंड का मुख्य देवता मतलब संथालों का जो मुख्य देवता होता है उसे सिंहबोंगा कहते हैं या फिर ठाकुर। जो झारखंड का जो मुख्य देवता है उसे सिंहबोंगा या ठाकुर कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें मतलब ये इनका जो है संथालों, ये इसको सृष्टि का रचिता मानते हैं। सृष्टि जो दुनिया का, ये जो संसार का जो रचिता है, संसार जो बना है, ये इसको मानते हैं कि ये हमारे सिंहबोंगा या ठाकुर इनके रचे हैं। ठीक है, और दूसरा स्थान पे है मरांग बुरु। कौन है? मरांग मरांग बुरु। ठीक है, दूसरा नंबर पे है मरांग बुरु। और जो माने कि सबसे प्रमुख देवता है वो है सिंहबोंगा या ठाकुर। जबकि ओड़ंग बोंगा माने ओड़ंग बोंगा गृह देवता के रूप में माना जाता है। ठीक है, ओड़ंग बोंगा गृह देवता, सबसे प्रमुख देवता सिंहबोंगा। दूसरे नंबर की बात करें तो मरांग बुरु है, और जो गृह देवता माना जाता है उसको ओड़ंग बोंगा कहा जाता है। ठीक है, इसके धार्मिक जो पुजारी होता है, जो धर्म के जो पूजा करने वाला, क्योंकि हर धर्म के एक अनुयायी करने वाला, अगुवाई करने वाला एक पुजारी होता है। तो जो इसका पुजारी होता है उसको नायके कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नायके। नायके कहा जाता है। यदि अगर हम संथाल जनजाति के बात करें तो इसमें जो शव है ये दफनाने और जलाने, माने इसमें दफनाया भी जाता है और जलाने, दफनाने और जलाने दोनों पद्धति प्रचलित है। इसमें सब माने जो संथाल जनजाति है वो सब को माने कि सब को जलाते भी हैं और दफनाते हैं, ये दोनों पद्धति प्रचलित है इसमें। ठीक है, तो ये संथाल जनजाति के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़े हैं इसमें, और हमको नहीं लगता कि इससे संथाल जनजाति में इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला है। संथाल जनजाति के बारे में यदि आप इतना अगर पढ़ लिए हैं तो इससे इसके अंदर ही संथाल जनजाति से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं जाएंगे तो इसी के अंदर से पूछे जाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट जो सेशन होगा झारखंड आंदोलन का, झारखंड आंदोलन का दूसरा हेडिंग चल रहा है ये झारखंड की आदिवासी, उसमें हम लोग 32 जनजाति के बारे में स्टडी कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग पहला संथाल जनजाति के बारे में, पहला संथाल जनजाति के बारे में देखे हैं। सेकेंड नंबर में हम लोग देखेंगे उराव। क्या चीज? उराव। उराव जनजाति के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर मुंडा, फिर हो, एक एक करके हम लोग 32 जनजातियों के, झारखंड के 32 जनजातियों को विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर का टॉपिक नेक्स्ट हम लोग आगे धीरे एक एक करके पढ़ते रहेंगे। तो आज के सेशन में यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।